ये कोई रिएक्शन ऐसे, चलो जी आपको गिवन है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -400 किलो जूल पर मोल, फॉर वाटर 20 किलो जूल पर मोल, और आपको गिवन है बच्चों मीथेन के लिए माइनस का 1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड है, इसका भी आपने बच्चों फाइंड करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, तो लगा देंगे अपना फॉर्मूला, शुरू हो जाते हैं रिएक्शन के लिए। सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है बच्चों CO2 एक ही है और उसकी वैल्यू क्या है, मतलब CO2 एक ही है, मतलब बोलो CO2 का एक मॉलिक्यूल है, एक मोल है, -400 जी। प्रोडक्ट दूसरा क्या है वाटर, वाटर के 2 मोल है, यहाँ एक का गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -40 आ जाएगा प्रोडक्ट पूरा जी। ठीक, माइनस रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट एक ही है बच्चों क्या CH4, ये एलिमेंटल स्टेट में तो इसका 0 होगा, करते कैलकुलेशन 440 माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस 440 माइनस का प्लस का 100 340 किलो जूल पर मोल। सिंपल है बिल्कुल, समझे ना। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस करना है, ये एलिमेंटल स्टेट में तो इसका क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। ऐसे बच्चों इसमें पहले टाइप की आपकी एंथैल्पी है, ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे बस। ठीक है, प्रोडक्ट में से सबका लिख के रिएक्टेंट का माइनस करना है। आपने क्या ध्यान करना है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अगर वो एलिमेंटल स्टेट में है तो उसके एंथैल्पी को क्या लेना हमेशा 0। सेकेंड टाइप के एंथैल्पी बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा H एंथैल्पी का चेंज कंबशन के लिए। तो बच्चों नाम से ही समझ आ रहा है क्या ये एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली एयर के अंदर बर्न हो जाए, उसका कंबशन हो जाए। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्नड इन एयर। तो इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज कब, व्हेन 1 मोल ऑफ substance is completely burnt in air। ऐसे लिखा जाए बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H, ऊपर नोट लगा दिया स्टैंडर्ड के लिए, और यहाँ क्या लिख दिया कंबशन। सिंपल है बच्चों, सारी बात ये लिखनी है क्या, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्नड इन एयर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। बस स्टैंडर्ड कंडीशंस जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब है बच्चों तीसरे टाइप के एंथैल्पी
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों आपने फ्यूजन वर्ड सुना होगा। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड को कन्वर्ट करना किसमें, लिक्विड में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड के अंदर। क्या बोला मैंने, ये वो एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल सॉलिड को किसमें चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा लिक्विड के अंदर। लिखते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into liquid। ऐसे बच्चों इसमें बोल दिया जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी का चेंज या वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में ली जाए उसको क्या बोल देंगे बच्चों, पहले वालों की तरह ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगले टाइप के एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन, लिक्विड को वेपर्स में बदलना। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या, एंथैल्पी का चेंज जब 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें होने वाले एंथैल्पी के चेंज को क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो लिख देंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज enthalpy change when 1 mole of liquid is converted into vapors। नेक्स्ट है टाइप सब्लिमेशन। हाँ, एक चीज़ और आपसे कोई बोले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो वही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन बच्चों आपको ध्यान होगा ही, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में वेपर्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। जैसे कैम्फर होता है, कपूर आरती में प्रयोग करते हैं, सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस की फॉर्म में जाएगा, सब्लिमेशन। नेपथलीन बॉल्स रखते हैं कपड़ों के अंदर, सॉलिड फॉर्म में रखा है, डायरेक्ट वेपराइज हो जाएगा, वो भी सब्लिमेशन है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, ये एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली गैस में या वेपर्स में चेंज हो जाए। जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, वेपर्स में चेंज हो जाए, तो उसमें होने वाले एंथैल्पी के चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, इट इज डिफाइंड एज enthalpy change when
1 mole of solid is directly converted into गैस या वेपर्स। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले लेंगे तो इसी का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सिक्स्थ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन यानी आयन बनना। तो एंथैल्पी का चेंज बच्चों, जब भी कोई 1 मोल सब्सटेंस अपने गैसियस एटम में चेंज हो, जब भी कोई 1 मोल सब्सटेंस अपने गैसियस एटम्स के अंदर चेंज होगा तो उस प्रोसेस में होने वाले एंथैल्पी के चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज defined as enthalpy change when 1 mole of a substance is converted into इट्स अपने गैसियस एटम्स के अंदर। 7th टाइप, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब बच्चों आयन बनना। जब हम 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, वाटर में डाल दिया तो 1 मोल बच्चों कोवलेंट कंपाउंड किस में टूट जाएगा? आयंस के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। उसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसका नाम होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्या बोला मैंने? 1 मोल जब कोवलेंट कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, डिजोल्व करेंगे तो वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में। उसमें होने वाले एंथैल्पी के चेंज को बोलते हैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। देखिए जैसे 1 मोल आयनिक कंपाउंड लिया HCl, इसको वाटर में डाल दिया, एक्वस लिख दो, तो ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हुआ? वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गया और इसमें होने वाला एंथैल्पी का चेंज है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज defined as enthalpy change when 1 mole of covalent compound dissociates इनटू आयंस। जब उसको किस में रखते हैं? वाटर में रखते हैं, व्हेन प्लेस इन वाटर। ठीक है, अगली चीज एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन। ऊपर आयनाइजेशन लिखा था, यहाँ बच्चों साफ साफ लिखा आयन फॉर्मेशन। तो ये और ये मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक, थोड़ा सा बस चेंज है। आयन फॉर्मेशन क्या बच्चों? एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने पर आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होकर बच्चों आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेगा और उसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन। इसमें बच्चों कोवलेंट कंपाउंड की बात करी गई है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। लिखते हैं इसको,
it is defined as enthalpy change when 1 mole of ionic compound क्या हुआ, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर इनटू आयंस। कब? जब उसको वाटर में रख देंगे, व्हेन प्लेस इन वाटर। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे समझने के लिए बच्चों मैंने NaCl ले लिया 1 मोल, वाटर में डाल दिया एक्वस, तो जब ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट गया, इसमें होने वाला एंथैल्पी का चेंज क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन। 9th टाइप है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेट वाटर यानी वाटर का जुड़ना, है ना। हाइड्रेशन, हाइड्रेट वाटर, वाटर का आकर के जुड़ना। तो जब भी बच्चों 1 मोल अनहाइड्रस साल्ट को हम वाटर में रखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे। अनहाइड्रस साल्ट जिसमें वाटर नहीं है, ऐसे साल्ट को बच्चों वाटर में रखा तो वाटर के मॉलिक्यूल आकर के अनहाइड्रस साल्ट के साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज defined as enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt get hydrated, वाटर जुड़ जाए उसके साथ। जब वाटर के साथ रखें, वाटर में रखें, व्हेन प्लेस विद वाटर। देखें जैसे एग्जांपल, कॉपर सल्फेट ले लिया, अनहाइड्रस है, वाटर के साथ रख दिया तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसे आकर के जुड़ जाएंगे तो ये अनहाइड्रस साल्ट हो जाएगा ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 0.5H2O। और इसमें जो एंथैल्पी का चेंज है उसका नाम हो जाएगा बच्चों एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 10th टाइप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जैसे कहीं भी बच्चों हाइड्रेशन आया तो उसका मतलब था वाटर को जोड़ना है ना। हाइड्रेशन मतलब वाटर को जोड़ना। ऐसे ही हाइड्रोजिनेशन का मतलब कहीं भी हाइड्रोजन को जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोजिनेशन है तो उसका मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी एक तरह से एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल अनसैचुरेटेड, क्या बोला मैंने, जब 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। अनसैचुरेटेड जहाँ कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो आया ना नाम, हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज when हाइड्रोजन इज एडिड टू, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे
1 mole of unsaturated compound, ऐसा। नेक्स्ट टाइप, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड और बेस के रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी का यूज है बच्चों। एंथैल्पी का चेंज जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के साथ बेस रिएक्ट करे और उसको न्यूट्रल करके साल्ट और वाटर बना दे। क्या बोला मैंने? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना दे, तो उसमें होने वाले एंथैल्पी के चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या ऐसा ही बोल सकते हैं इसको कि ये एंथैल्पी का चेंज है जब एसिड और बेस रिएक्ट करके बच्चों 1 मोल सॉल्ट और वाटर की क्या करे? फॉर्मेशन करे। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लिखते डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid reacts with base to form salt and water। या और क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी का चेंज है कब है? व्हेन एसिड एंड बेस react to form 1 mole क्या बना दे? salt and water। नेक्स्ट टाइप के एंथैल्पी बच्चों एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोप सुना होगा बच्चों, एक एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ऐसा ऐसा करके। तो एंथैल्पी का चेंज जब 1 मोल एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे में बदला जाता है, उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। लिखते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of an allotropic form is converted into another form। अब जो टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज कंप्लीट होती हैं, इसके बाद
एंथैल्पी से रिलेटेड एक लॉ आता है, वो लॉ क्या है देखते हैं। तो बच्चों लॉ का नाम है हैसेज लॉ। क्या बोलता है हैसेज लॉ एंथैल्पी के बारे में देखते हैं। ये कहता है बच्चों, अगर कोई रिएक्शन या प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है या रिएक्शन बेटा होती है, तो उस पूरी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी का सम होगा, उस रिएक्शन के लिए जो कंप्लीट एंथैल्पी होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ईच स्टेप या इंडिविजुअल स्टेप। मतलब पूरी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कैसे आएगी, उस रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स आएंगे हर एक स्टेप के एंथैल्पी के सम करने से आएगी। मान लो 3 स्टेप है ए बी सी, तीनों का सम करेंगे तो ओवरऑल एंथैल्पी या टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। लिखते हैं डेफिनेशन। इफ ए रिएक्शन इज completed more than completed in more than one steps, then enthalpy for ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ईच स्टेप। हर एक स्टेप की एंथैल्पी को मानना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो बच्चों ये ठीक से समझ आ जाए, समझने के लिए इसके क्वेश्चन है। तो बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला है C6H6, टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन दे दिया। आफ्टर कंबशन 2 चीज़ें बनी, CO2 और वाटर बने, और कितनी हीट निकली, 3267 किलो जूल हीट क्या हुई, रिलीज हुई। यानी बेंजीन की बर्निंग हुई, CO2 वाटर बना और इतनी हीट वहाँ से रिलीज हुई, लिबरेट हुई। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इस गिवन डाटा से आपने बेंजीन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। अगर आपको गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर इज -393.5 किलो जूल और वाटर के लिए है -285.83 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों कंबशन की रिएक्शन लिख ली, CO2 वाटर बना, बैलेंस कर लिया इसको, हीट लिबरेट हुई और लिख ली। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास प्रोडक्ट क्या बच्चों, CO2 6 बार है, 6 बार की एंथैल्पी। दूसरा प्रोडक्ट क्या, वाटर है, 3 बार है, 3 बार की एंथैल्पी, माइनस रिएक्टेंट क्या है, पहला बेंजीन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, माइनस कॉमन था, दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अभी देखते हैं ध्यान से। CO2 के लिए आपको गिवन है वैल्यू बच्चों, रख ली एंथैल्पी की, वाटर के लिए वैल्यू रख ली, बेंजीन के लिए क्या करना है, आपको फाइंड करना है, सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। आई बात समझ। बच्चों अगली चीज इसमें आती है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। पहले भी नाम सुना आपने, क्या बॉन्ड एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, या इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट या एंथैल्पी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड, जब 1 मोल बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में। ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी या इसी को बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to dissociate क्या 1 mole of bond between 2 atoms या it is amount of energy release कब when 1 mole of bond जब 1 मोल बॉन्ड बने 2 एटम्स के बीच में। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने रिएक्टेंट्स हैं बच्चों उनमें जितने भी बॉन्ड्स हैं हर एक बॉन्ड की एंथैल्पी का सम करना, इसका मतलब ये है। उसमें से सब्सट्रैक्शन करना किसका? सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर जितने बॉन्ड हैं सबके एंथैल्पी फाइंड करना, गिवन होगी, सबको जोड़ देना। ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ किसी भी रिएक्शन के लिए आ जाएगा, बॉन्ड के लिए आ जाएगा। तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी को ठीक से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा प्रोपेन, फॉर्मूला होता है बेटा प्रोपेन का, 10th में सुना होगा, C3H8 है द स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ऐसे H जुड़े हुए हैं, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करनी है चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है? प्रोपेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CO2 और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन के लिए आपने चेंज इन एंथैल्पी बताना है। आपको क्या गिवन है? गिवन दैट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी किस किस का गिवन है या बॉन्ड एनर्जी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, CH बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड O का। ऐसा सोच करके करते स्टार्ट। तो अपन ने क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों? डबल O डबल बॉन्ड O का भी, OH बॉन्ड का भी गिवन है। हमने क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए, रिएक्शन के लिए, ऐसा सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ प्रोडक्ट C3H8। बड़े ध्यान से समझना है एक एक बॉन्ड की एंथैल्पी को। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड 1 और 1 2, ये ना कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड 1 और 1 2, 2 बॉन्ड की बच्चों एंथैल्पी कितनी होगी? यहाँ देखेंगे 1 की वैल्यू दे रखी है, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चले जी आगे बढ़े। फिर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? यहाँ 3 है C और H के बॉन्ड, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, 3 2 5 और 2 8। एक बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है बच्चों 8 की, निकाल लेंगे। इस पहले को निपटा दिया हमने। कार्बन कार्बन के बॉन्ड की एनर्जी लिख दी, एंथैल्पी लिख दी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी लिख दी। प्लस बच्चों दूसरा रिएक्टेंट है, O और O में डबल बॉन्ड होता है, एक की एनर्जी गिवन है, मतलब O और O के में एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, उसकी एनर्जी गिवन है। ऐसे 5 मॉलिक्यूल हैं, 5 की एनर्जी निकाल देंगे आप। और तो बच्चों रिएक्टेंट में कुछ है नहीं, प्रोपेन है उसके बॉन्ड देख के लिख दिया, O है उसके बॉन्ड लिख दिया, माइनस रिएक्टेंट के बाद बच्चों प्रोडक्ट C और O आपको यहाँ इंडिकेट भी कर रखा है और आप बना के भी देख सकते हैं बच्चों, CO2 ऐसा है ना कुछ ऐसे। एक बॉन्ड की एनर्जी है बच्चों, एक बॉन्ड के लिए 741, 2 बॉन्ड है, मतलब एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, और ये कितनी बार है? 3 बार है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 741 को डबल करना
और ये मॉलिक्यूल बच्चों 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। CO2 में फिर H2O है, दे रखी है आपको एनर्जी OH, ये बना के देख लिया करो, OH OH। एक और H की बॉन्ड की एनर्जी है बच्चों क्या 646 है। कितने बॉन्ड है बच्चों 2, तो इसको आप क्या करेंगे डबल करेंगे, और ये कितनी बार है 4 बार है तो 4 कर देंगे यहाँ। दोबारा बोलता हूँ, और H की बॉन्ड की एनर्जी है 646, एक के लिए दे रखा है 2 बॉन्ड है, इसको डबल कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल 4 बार है तो ऐसा कर दिया। इन सब को सोल्व कर लेना बच्चों, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिएक्शन के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उतने किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा।